हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने IAS 23 बोरिंग कॉस्ट से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कवर करनी है। इस एग्जांपल में हमारे पास एक क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन और इसके बैक पे हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज या मल्टीपल एवेन्यूज से फंड्स अवेलेबल है। कुछ पैसा हमारे पास इक्विटी का भी होगा, कुछ पैसा हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग का भी होगा और कुछ पैसा हमारे पास जनरल बोरिंग का होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है जिसमें हर तरह का सिनेरियो हमारा कवर हो रहा होगा। तो रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। कहता है ऑन 1 जुलाई 2015 Qureshi Steel Limited signed an agreement with Park Construction Limited for construction of a building at a cost of 100 million। एक कंपनी है Qureshi Steel Limited। 1 जुलाई 2015 पे इन्होंने एक पार्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और टोटल 100 मिलियन का हमारा खर्चा होगा। आगे कहता है इट वॉज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज फ्रॉम 1 जनवरी 2017 एंड द टर्म्स ऑफ द पेमेंट आर एस अंडर। ये फैक्ट्री तकरीबन 1.5 साल के अरसे में कंप्लीट होगी। 2015 के 6 महीने, 2016 के 12 महीने, तो 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे पास 1 जनवरी 2017 पे अवेलेबल फॉर यूज, रेडी फॉर यूज हो जाएगी। अब हमें पेमेंट टर्म्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता है 10% एडवांस पेमेंट वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट 10% ऑफ द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जो 100 मिलियन का है ना, उसका 10% यानी कि 10 मिलियन हम डे 1 पे एज अ एडवांस पेमेंट करेंगे और फिर जो भी हमें क्वार्टरली बिल रेस होंगे उन क्वार्टरली बिल्स में हम 10% कम पे करेंगे क्योंकि 10% हम ऑलरेडी एडवांस कीमत में पे कर चुके। 5% रिटेंशन मनी वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेस बिल। रिटेंशन मनी विल बी रिफंडेड 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। देखिए प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड प्रोजेक्ट में एक कॉन्सेप्ट है या एक प्रैक्टिस है जो कि बड़ी कॉमन है कि जब भी आप किसी को कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट वगैरह देते हो तो आप ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टेन अमाउंट पे करते हो, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर की कुछ परसेंटेज ऑफ द फी एज अ रिटेंशन अमाउंट रिटेन कर लेते हो। ये रिटेंशन अमाउंट इसलिए रिटेन किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक प्रेशर हो, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो कि उसने प्रॉपर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम अपनी टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 90-95% पे कर देते हैं और 5% 10% अमाउंट एज अ रिटेंशन अमाउंट रिटेन कर लेते हैं। और जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके 1 साल बाद, 2 साल के बाद वो 5% या 10% अमाउंट पे किया जाता है। ये 5% 10% अमाउंट रिटेन इसलिए किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जाए। ऐसा ना हो कि आपने डे 1 पे या ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड कॉन्ट्रैक्टर को पूरी पेमेंट कर दी, अब वो बेकार क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन पीरियड में 90-95% पे करते हैं, 5-10% अमाउंट ऐसा रिटेंशन मनी रिटेन कर लेते हैं और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1-2 साल बाद, 3 साल बाद पे की जाती है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो पॉइंट नंबर 1 में यह कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 100 मिलियन का 10% डे 1 पे एडवांस पे करेंगे और हर प्रोग्रेस बिल से 5% अमाउंट रिटेन करेंगे और ये जो रिटेंशन का अमाउंट है ये कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन की भी 1 साल बाद पे किया जाएगा। और फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है प्रोग्रेस बिल विल बी रेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर एंड सेटल्ड ऑन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कह रहा है इस कंस्ट्रक्शन पीरियड में होगा ये कि हर क्वार्टर एंड पे हमारे पास बिल आ रहा होगा और उस बिल की पेमेंट हम अगले महीने की 15 तारीख को करेंगे। यानी कि अगर आपके पास सितंबर क्वार्टर का बिल आया तो अगले महीने यानी कि अक्टूबर की 15 तारीख को आप वो वाला बिल पे करोगे। आपके पास दिसंबर क्वार्टर का बिल आया तो अगले महीने यानी कि जनवरी की 15 तारीख को आप पेमेंट करोगे। मार्च क्वार्टर का बिल आया तो अगले महीने यानी कि अप्रैल की 15 तारीख को हम वो अमाउंट पे करेंगे। अच्छा, जब आप क्वार्टरली बिल पे करोगे तो क्वार्टरली बिल का जो भी अमाउंट होगा वो आप पूरा नहीं पे करोगे। क्यों? क्योंकि 10% अमाउंट आप ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हो और 5% आप अमाउंट रिटेन करोगे ऐसे रिटेंशन मनी। यानी जो भी हमारी क्वार्टरली बिलिंग होगी उसका एक्चुअली हम 85% कॉन्ट्रैक्टर को पे करेंगे। 10% एडवांस में पे कर चुके हैं, 5% अमाउंट हमें रिटेन करना है। आगे कहता है द अंडर मेंशन प्रोग्रेस बिल वर रिसीव्ड एंड सेटल्ड बाय QSL एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत हमें प्रोग्रेस बिलिंग की डेटा दे रहा है कि 30 सितंबर के क्वार्टर का बिल है 30 मिलियन, 31 दिसंबर के क्वार्टर का बिल है 20 मिलियन, 31 मार्च के क्वार्टर का बिल है 10 मिलियन और जून क्वार्टर के बिल है 15 मिलियन। 4 क्वार्टर्स की इन्होंने हमें 4 क्वार्टरली बिलिंग्स प्रोवाइड कर दी है और इनकी पेमेंट हमने कब की होगी? सर जो भी क्वार्टर के बाद अगला महीना है उसकी 15 तारीख को। फिर आगे हमें कहता है ऑन 30 अप्रैल 2016 एन इनवॉइस ऑफ 1.5 मिलियन वॉज रेज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर डैमेजेस सस्टेन एट द साइट ऑन अकाउंट ऑफ रेन। आफ्टर negotiation QSL finally agreed to make additional payment of 1 million to compensate the contractor. The amount was paid on 15 May 2016. It is expected that 75% of the payment would be recovered from the insurance company. कह रहे 30 अप्रैल पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें 1.5 मिलियन की एक एडिशनल इनवॉइस रेज की क्योंकि बारिश की वजह से साइट पे कुछ डैमेजेस वगैरह आ गई।
हमने उनसे थोड़ी नेगोशिएशन वगैरह की और 1.5 मिलियन के अमाउंट को 1 मिलियन एग्री करवा दिया, और हमें उम्मीद है कि हम इस 1 मिलियन का भी 75% इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। अब देखिए ये पेमेंट की जा रही है ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस, साइट पे रेन होने की वजह से कुछ डैमेजेस हुई जिसके अगेंस्ट आपको ये 1 मिलियन का अमाउंट पे करना पड़ा। तो ये एक तरीके से आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट या आपका एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है। एबनॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर को आपने करना यह है कि आपने इसे सिंपली इग्नोर कर देना है। अगर आपको सिनेरियो में इस तरह का कोई एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर या एबनॉर्मल लॉस वगैरह दे रहा है, आप इसे क्वालिफाइंग एसेट, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग करते वक्त सिंपली इग्नोर कर देंगे। फिर आगे हमें कहता है द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। हमने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इन सोर्सेज से फाइनेंस की है। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2015। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। कह रहा है कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करके 15 मिलियन का पैसा इकट्ठा किया है, 15 मिलियन का अमाउंट इकट्ठा किया है 1 सितंबर 2015 पे, और कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी अपने इस राइट शेयर्स पे इस शेयर्स होल्डर को 20% डिविडेंड देती है। तो सर राइट शेयर का पैसा तो हमारे लिए बोरोइंग ही नहीं है, ये तो हमारी इक्विटी का पैसा है, और इक्विटी के पैसे के ऊपर हम कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते। तो जो भी इनको डिविडेंड वगैरह देने की हिस्ट्री ऐसे हम सिंपली कंसिडर नहीं करेंगे, बस जो राइट शेयर इक्विटी का पैसा है उसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन obtained on 1 December 2015. The loan carry markup of 13% per annum. The principal is repayable in 5 half-yearly equal installments of 5 million each, along with the interest commencing from 31 मई 2016. कह रहा है इसके अलावा हमने एक 25 मिलियन का लोन लिया है 1 दिसंबर 2015 पे। इस लोन पे 13% मार्कअप है, और इस लोन को हमने 5 हाफ ईयरली इक्वल रिपेमेंट में रिपे करना है, यानी 5-5 मिलियन की हम 6-6 महीने बाद रिपेमेंट करते रहेंगे। 25 को डिवाइड बाय 5 किया तो 5 मिलियन की रिपेमेंट हर 6 महीने बाद हमने 5 मिलियन रिपे करना है, और 5 मिलियन की रिपेमेंट के साथ साथ हमने 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना है। इसके अलावा कहता है कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आर 0.5 मिलियन वर डिडक्टेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। और जब हमने ये 25 मिलियन का लोन हासिल किया उसी वक्त हमारा 0.5 मिलियन का बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट हो गए इस लोन के अगेंस्ट। सरप्लस फंड व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एट 8%, और जो भी इस बोरिंग पे, जो भी इस स्पेसिफिक बोरिंग पे हमारी सरप्लस फंड्स आएगी उसे हम 8% पे इन्वेस्ट कर देंगे। और थर्ड है हमारे पास कैश विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अ बैंक। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वॉज ₹60 मिलियन एंड मार्कअप चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर इज 9 मिलियन। कह रहे हैं इसके अलावा हमारे पास एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यानी कि कोई जनरल बोरिंग है। कह रहे हैं इस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का जो एवरेज लोन यूटिलाइजेशन है वो 60 मिलियन है, और इस पे जो बैंक ने हमें मार्कअप चार्ज किया वो 9 मिलियन चार्ज किया है। तो इस सवाल में हमारे पास राइट शेयर्स यानी कि इक्विटी पैसा भी है, बैंक से लोन लिया, स्पेसिफिक बोरिंग भी है, और एक रनिंग फाइनेंस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है यानी कि जनरल बोरिंग भी है। रिक्वायरमेंट में कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना है 30 जून 2016 पे, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो नंबर ऑफ मंथ्स पे बेस्ड होगी, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी पहले टाइमलाइन बनाना जरूरी है। टाइमलाइन में अगर आपने चीजें प्रॉपर्ली प्लॉट कर ली तो फिर आपके सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी। तो पहले मैं इसका एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सर सबसे पहले तो हमने एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया जो कि 1 जुलाई 2015 पे स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2016 पे एंड हो रहा है, यानी कि पूरे 12 महीनों का हमने एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम डिफरेंट तरह के कैश फ्लोज को प्लॉट करते हैं। एक हमारे पास पैसा आया है राइट शेयर्स का। सबसे पहले सवाल में हमें बताया था कि हमारे पास राइट शेयर का पैसा आया है। सर राइट शेयर का पैसा किस वक्त आया है? सर राइट शेयर का पैसा हमारे पास आया है पॉइंट नंबर 1 में, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 सितंबर 2015। 1 सितंबर 2015 पे हमारे पास राइट शेयर्स का पैसा आया है 15 मिलियन। तो 1 सितंबर 2015 पे मैं 15 मिलियन राइट शेयर्स के प्लॉट कर देता हूं। फिर हमारे पास इस सवाल में स्पेसिफिक बोरिंग का कुछ पैसा आया है। स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा आया है पॉइंट नंबर 2 में, कहता है बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 दिसंबर 15। 1 दिसंबर 15 पे हमने बैंक लोन लिया है 25 मिलियन का। तो 1 दिसंबर 15 का मतलब है कि हमने यहां पे 25 मिलियन का लोन लिया। आगे कहता है कि इस लोन पे 13% मार्कअप है और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमने 5-5 मिलियन रिपे करने, और पहली रिपेमेंट होगी 31 मई 2016 पे। यानी कि अगर मैंने 1 दिसंबर 2015 पे लोन लिया तो 1 2 3 4 5
6 महीने बाद 31 मई 2016 पे 5 मिलियन की लोन रिपेमेंट करनी है। जो 25 मिलियन का लोन लिया उसमें से 5 मिलियन रिपे कर देना है। और हमारे पास इस स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा सर? 13% पर एनम का रेट है और 25 मिलियन पे अगर आप 13% कैलकुलेट करें 6 महीनों का इंटरेस्ट, तो ये कैलकुलेट होगा 25 इंटू 13% इंटू 6/12, तो ये बनेगा आपके पास 1.625। तो 1.625 का हमने इंटरेस्ट भी पे किया है 31 मई 2016 पे। तो 1 दिसंबर पे 25 मिलियन का लोन लिया और 31 मई पे 6 महीने बाद 5 मिलियन का लोन रिपे किया और 1.625 का इंटरेस्ट पे किया। तो ये हमने राइट शेयर्स और स्पेसिफिक बोरिंग के कैश फ्लोस प्लॉट कर दिए। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग में एक और चीज थी, लोन प्रोसेसिंग फी। हमने 0.5 मिलियन की फी भी पे की है। तो अगर हमने 0.5 मिलियन की फी पे की है तो इसे भी हम यहाँ पे ही शो कर देते हैं। तो ये मैंने राइट शेयर्स और स्पेसिफिक बोरिंग के इनफ्लोस या आउटफ्लोस को प्लॉट कर दिया। अब हम प्लॉट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को कि हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट कब कब की है। अब देखें, एक्सपेंसेस की पेमेंट में कह रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2015 पे और हमने 10% एडवांस पे कर दिया। इस 10% की एडवांस पेमेंट को हम क्वार्टरली बिल से एडजस्ट करेंगे। तो यानी कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट तो डे 1 से ही हो गया था और ये प्रोजेक्ट तो अगले साल भी कंटिन्यू चल रहा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो रहा है सर? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 1 जनवरी 2017 पे और मेरा ईयर एंड है 30 जून 2016। यानी कि इस सवाल में, इस सिनेरियो में पूरे 12 महीने कंस्ट्रक्शन रही है। इवन 12 महीने के बाद भी कंटिन्यू होगी, लेकिन वो अगले साल की बात है। हम सिर्फ करंट ईयर की वर्किंग कर रहे हैं 30 जून 2016 की। तो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिर तक हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रही है। अब हमने पेमेंट कब कब की है सर? पहले हमने 10% एडवांस पेमेंट किया है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट हमने साइन किया था 1 जुलाई 15 पे। अगर 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और 10 मिलियन की एडवांस पेमेंट किया है तो इसका मतलब है कि हमने 10 मिलियन डे 1 पे कर दिए होंगे। इसका मतलब है कि 10 मिलियन हमने डे 1 पे कर दिए होंगे। मैं अपलोड कर देता हूं। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहा कि हम हर क्वार्टरली बिल की जो अमाउंट होगी उसका 5% रिटेन करेंगे एज अ रिटेंशन अमाउंट। और फिर पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि जो भी प्रोग्रेस बिल है वो हर क्वार्टर के एंड पे हमें रिसीव होगा और हम अगले महीने की 15 तारीख को उसे पे करेंगे। अब देखिए, आपके पास चारों क्वार्टर का बिल आ रहा है। इन बिल में से आप इफेक्टिवली कितना पे करोगे? 85%। 85% क्यों? क्योंकि 10% आप ऑलरेडी एडवांस की मद में पे कर चुके हो डे 1 पे और 5% अमाउंट आपने रिटेन करना है, रिटेंशन का अमाउंट। तो इफेक्टिवली जो भी प्रोग्रेस बिल है उसका 85% पे किया जाएगा। यानी कि 30 मिलियन का अगर हम 85% देखें तो 30 मिलियन का 85% आएगा हमारे पास 25.5। इसी तरीके से अगर हम 20 मिलियन का 85% देखें तो ये आएगा 17। 10 मिलियन का 85% देखें तो ये आएगा 8.5 और बाकी के 15 मिलियन का अगर हम 85% देखें तो ये आएगा हमारे पास 12.75। ये पेमेंट्स हैं जो कि इफेक्टिवली हमने इन प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट की होगी। और पेमेंट भी कब करनी है? हर क्वार्टर की पेमेंट अगले महीने की 15 तारीख को करनी है। यानी कि अगर सितंबर क्वार्टर है तो सितंबर क्वार्टर का मतलब है कि हमें सितंबर के एंड पे 30 सितंबर 2015 पे बिल रिलीज हुआ होगा। इसकी पेमेंट हम 15 दिन बाद करेंगे, यानी कि 15 अक्टूबर पे। तो इसकी जो पेमेंट होगी वो इफेक्टिवली अक्टूबर के मिड में हो रही होगी। और कितनी पेमेंट हो रही होगी सर? पेमेंट हो रही होगी 25.5। इसके बाद दूसरा क्वार्टर हुआ 31 दिसंबर पे, जिसमें हमें पेमेंट करनी है 17 मिलियन की। लेकिन 31 दिसंबर की क्वार्टर की पेमेंट कब होगी? 15 जनवरी पे। तो अगर ये हमारा दिसंबर का महीना है और दिसंबर के बाद बिल रेस हुआ, इसकी पेमेंट होगी 15 जन पे, तो यहां पे कहीं बिल रेस हो रहा होगा। तो यहां हमने पेमेंट करनी है 17 मिलियन की। फिर इसके बाद मार्च क्वार्टर का बिल आया 10 मिलियन का, जिसमें 85% 8.5 पे करना है। अब मार्च क्वार्टर का बिल है तो 31 मार्च पे आया और 15 अप्रैल पे होगा। तो ये हमारा 31 मार्च और 15 अप्रैल यानी कि यहां कहीं पे होगा। तो ये आ जाएगा 8.5। और फिर लास्ट बिल हमारे पास आया जून क्वार्टर का। अब जून क्वार्टर का बिल हमारे पास 30 जून पे आया, लेकिन इसकी पेमेंट होगी 15 जुलाई 2016 पे। 15 जुलाई 2016 का मतलब है कि अगले साल की 15 तारीख को पे हो रहा होगा। तो करंट ईयर में इस पेमेंट को प्लॉट करने का कोई पर्पस नहीं बनता। तो ये हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट को प्लॉट किया, इक्विटी के पैसे राइट शेयर्स को प्लॉट किया, स्पेसिफिक बोरिंग के इनफ्लोस और आउटफ्लोस को प्लॉट किया। ये मैंने सारी पेमेंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि राइट शेयर्स पे तो कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि राइट शेयर्स इक्विटी का पैसा है। स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर मार्कअप का रेट है 13%।
और जो जनरल बोरिंग है कैश विड्रॉल यानी कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, हमने एवरेज 60 मिलियन इस्तेमाल किया है और 9 मिलियन का इस पे मार्कअप आया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, तो सर हम ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि अगर 9 मिलियन का इंटरेस्ट आया है 60 मिलियन के लोन पे ऑन एन एवरेज, तो 9/60 और 9/60 आप करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास 15%। तो जनरल बोरिंग का रेट है 15%। अब हम ये देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास सरप्लस फंड या जनरल बोरिंग से इस्तेमाल हुआ, कितना पैसा सरप्लस फंड में है, कितना पैसा जनरल बोरिंग से इस्तेमाल हुआ। देखिए सबसे पहले आपके पास राइट शेयर्स यानी कि इक्विटी पैसे आए यहां पे, स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे आए यहां पे, लेकिन खर्चा आप डे 1 से करते जा रहे हो। यानी कि सबसे पहले मैंने 1 जुलाई पे जो 10 मिलियन की पेमेंट करनी है, उस वक्त तो मेरे पास इक्विटी के और स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे ही नहीं थे। तो इसका मतलब मैंने ये पेमेंट कहां से की होगी, सर ये पेमेंट मैंने की होगी जनरल बोरिंग से। तो हमारे पास डे 1 पे जनरल बोरिंग से 10 मिलियन की यूटिलाइजेशन हो गई। फिर इसके बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 2 महीने बाद इक्विटी के 15 मिलियन आ गए। जब इक्विटी के 15 मिलियन आ गए तो हमने ये 10 मिलियन की जनरल बोरिंग को रिपे कर दिया होगा, और 15 मिलियन के पैसों में से 10 मिलियन रिपे कर दिए तो हमारे पास 5 मिलियन रह गए। अब 5 मिलियन जो रह गए उसे हमने इन्वेस्ट कर दिया होगा, लेकिन ये जो 15 मिलियन का अमाउंट है ये इक्विटी का पैसा है। इक्विटी के पैसों पे तो कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही नहीं होगी। जब कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही नहीं हो रही इक्विटी के पैसों पे, तो इक्विटी के पैसों को इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। तो यानी कि 1 सितंबर पे आपके सरप्लस फंड या जनरल बोरिंग की यूटिलाइजेशन 0 हो गई है। सर हमने डे 1 पे 10 मिलियन की पेमेंट की आउट ऑफ ओवर जनरल बोरिंग, क्योंकि इक्विटी का पैसा 1 सितंबर पे आ रहा है और स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा 1 दिसंबर पे आ रहा है। तो अब ये 10 मिलियन कहां से पे करेंगे, सर ये 10 मिलियन जनरल बोरिंग से पे करेंगे। तो जनरल बोरिंग में 10 रुपए का मीटर स्टार्ट हो गया। 2 महीने बाद इक्विटी के 15 मिलियन आ गए, इक्विटी के 15 मिलियन में से 10 मिलियन की जनरल बोरिंग रिपे की, जनरल बोरिंग 0 हो गई, और 5 मिलियन इक्विटी के रह गए। लेकिन उस 5 मिलियन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हम बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैसा इक्विटी का पैसा है और इक्विटी के पैसे पे तो आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही नहीं करते। फिर क्या हुआ, 1 महीने और 15 दिन के बाद, ये महीने के मिड में मैंने बनाया, 15 दिन के बाद आपको 25.5 की एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी है, और आपकी इक्विटी में से जो 15 मिलियन थे, 10 मिलियन की जनरल बोरिंग रिपे की थी, तो 5 मिलियन यहां पे होंगे। अब 5 मिलियन जब यहां पे होंगे तो भी आपके पास पैसे शॉर्ट है। कितने पैसे शॉर्ट है, सर आपने 25.5 की पेमेंट करनी है और आपके पास सिर्फ 5 मिलियन बचे हुए हैं। तो 5 मिलियन तो आप इक्विटी के पे कर दोगे, बाकी का जो पैसा है वो अगेन आप जनरल बोरिंग से इस्तेमाल करोगे, दैट इज 20.5। हमें टोटल पेमेंट करनी है 25.5 की, 5 मिलियन इक्विटी से पे कर दिया, 20.5 की दोबारा से जनरल बोरिंग ले ली। अब 20.5 की जनरल बोरिंग दोबारा से ली, इसके बाद 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, और अब स्पेसिफिक बोरिंग के 25 मिलियन आ गए। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग के 25 मिलियन आने थे, लेकिन उसमें से 0.5 बैंक चार्जेस कट गए, तो हमारे हाथ में नेट कैश कितना आया होगा, 24.5। हमारे हाथ में नेट कैश कितना आया होगा, 24.5। तो जब आपके पास 24.5 का कैश आया तो आपने अपनी जनरल बोरिंग को रिपे कर दिया होगा, जनरल बोरिंग को रिपे कर दिया होगा इस स्पेसिफिक बोरिंग के पैसों से, तो जनरल बोरिंग अब दोबारा 0 हो गई। 24.5 में से आपने 20.5 की जनरल बोरिंग को रिपे किया तो भी आपके पास 4 रुपए रह गए, दैट इज कॉल्ड योर सरप्लस फंड। हमारे पास 24.5 की स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा आया, हमने 20.5 की जनरल बोरिंग पे कर दी, हमारे पास 4 मिलियन का सरप्लस फंड रह गया। अब ये सरप्लस फंड है। फिर इसके बाद 1 महीना 15 दिन गुजरे, अब आपको 17 की पेमेंट करनी है। जब आपको 17 की पेमेंट करनी है, आपके पास सरप्लस फंड में सिर्फ 4 मिलियन रखे हुए हैं, तो इस 17 मिलियन में से 4 मिलियन तो आपने फंड से निकाल के पे कर दिए होंगे। अब आपके पास फर्दर कितने पैसे शॉर्ट हैं, सर हमारे पास 13 मिलियन शॉर्ट है, ये 13 मिलियन आपने अगेन जनरल बोरिंग से लिए होंगे, ये 13 मिलियन अगेन आपने जनरल बोरिंग से लिए होंगे। फिर आपके 15 दिन गुजरे, 1 महीना 2 महीना 15 दिन गुजरे, अब आपको फर्दर 8.5 की पेमेंट करनी है। जब हमें फर्दर 8.5 की पेमेंट करनी है, इक्विटी का पैसा खर्च हो चुका, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खर्च होगा, तो ये वाला पैसा भी हम जनरल बोरिंग से ही लेंगे। तो अब हमारी जनरल बोरिंग कितनी हो जाएगी, सर 13 की जनरल बोरिंग थी, 8.5 की फर्दर बोरिंग करेंगे तो हमारी जनरल बोरिंग हो जाएगी 21.5। 21.5 की जनरल बोरिंग का बैलेंस होने के बाद 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, अब वापस से हमें 5 मिलियन स्पेसिफिक बोरिंग के रिपे करने और 1.625 का इंटरेस्ट पे करना है।
अगेन इसको पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए ना इक्विटी का पैसा ये खत्म हो चुका, ना स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा ये खत्म हो चुका। तो ये पेमेंट भी आप कहां से करोगे? सर ये पेमेंट भी हम जनरल बोरिंग से करेंगे, और जब ये दोनों पेमेंट भी हम जनरल बोरिंग से ही करेंगे तो हमारी जनरल बोरिंग का जो बैलेंस है वो 28.125 हो जाएगा। कि 28.125 कहां से आया? सर ऑलरेडी 21.5 की जनरल बोरिंग थी, फिर इसमें फर्दर 5 की पेमेंट की, फिर इसमें फर्दर 1.625 की पेमेंट की, तो हमारी जनरल बोरिंग का बैलेंस 28.125 हो गया। और फिर एक महीने बाद हमारा ईयर एंड हो गया है। तो मैंने प्रॉपर टाइमलाइन प्लॉट की, इक्विटी के पैसे को प्लॉट किया, स्पेसिफिक बोरिंग के पैसों को प्लॉट किया, एक्सपेंडिचर को प्लॉट किया, और ये देखा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कितना जनरल बोरिंग इस्तेमाल हुआ या कितना कितना सरप्लस फंड हमारे पास अवेलेबल था। अब हम कैलकुलेट करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं स्पेसिफिक बोरिंग को देखता हूं। स्पेसिफिक बोरिंग के हमारे पास 25 मिलियन थे, जिसमें से 0.5 मिलियन की बैंक फी थी। तो हमारे पास इस बैंक फी को क्या नाम दिया गया था? लोन प्रोसेसिंग फी। तो हमारे पास लोन प्रोसेसिंग फी ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। सर जो हमारे पास लोन प्रोसेसिंग फी ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, इसे हम क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में एज अ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। देखिए आपने 25 मिलियन का लोन लिया है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 महीनों तक इस 25 मिलियन के लोन के ऊपर 13% से आपने इंटरेस्ट पे करना है 1.625। तो 25 मिलियन पे 13% 6 महीनों का इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 16,25,000 1625,000। 6 महीने बाद जब आप 16,25,000 का इंटरेस्ट पे करोगे और 5 मिलियन का लोन रिपे करोगे, तो अब आपका स्पेसिफिक लोन रह गया सिर्फ 20 मिलियन, क्योंकि 25 मिलियन में से 5 मिलियन तो पे कर दिए ना, तो अब लोन रह गया 20 मिलियन। यहां पे कितने अरसे के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। तो हमारे पास 20 मिलियन इंटू 13% इंटू 1/12, क्योंकि 1 महीने बाद 30 जून आ जाएगा, ईयर एंड आ जाएगा, तो ये आ गया 2,16,666। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग से हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग भी जो आएगा वो भी कैपिटलाइज होता जाएगा। अब सरप्लस फंड और जनरल बोरिंग पे जो आने वाला इंटरेस्ट है उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपने डे 1 पे 10 मिलियन की जो पेमेंट की थी वो जनरल बोरिंग से की थी। कितने अरसे के लिए? 1 महीना 2 महीना, क्योंकि 2 महीने बाद इक्विटी का पैसा आ गया था। तो 10 मिलियन का जनरल बोरिंग से लोन लिया हमने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जनरल बोरिंग पे रेट था हमारा 15%। तो 10 मिलियन इंटू 15% इंटू 2/12, ये आ जाएगा आपके पास 2.5 लाख। 10 मिलियन की जनरल बोरिंग से बोरिंग की सिर्फ 2 महीनों के लिए, 1 2 15 मिलियन इक्विटी के आए, जनरल बोरिंग को रिपे कर दिया। अब 15 मिलियन में से 5 मिलियन इक्विटी के बचे, लेकिन इक्विटी पे कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं है, तो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं कंसिडर करेंगे। फिर 1 महीने बाद और 15 दिन बाद आपने फर्दर जनरल बोरिंग, आपने फर्दर पेमेंट करनी थी 25.5 की। तो 25.5 की पेमेंट के लिए आपने 5 मिलियन तो इक्विटी के ही बचे हुए इस्तेमाल किए, बाकी के 20.5 आपने जनरल बोरिंग से इस्तेमाल किए। कितने अरसे के लिए? सर 15 दिन और 1 महीना, क्योंकि 15 दिन और 1 महीने के बाद आपके पास स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे आ जाएंगे। तो 20.5 के आपने जनरल बोरिंग की है 1.5 महीने के लिए, 15 दिन ये वाले और 1 महीना ये वाला। तो हमारे पास 20.5 इंटू 15% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा हमारे पास 384,375। फिर 20.5 की जनरल बोरिंग कर ली थी यहां तक 1.5 महीनों के लिए। 1.5 महीने बाद हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे आए, जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे आए थे 24.5, जिसमें से 20.5 की जनरल बोरिंग रिपे की, तो 4 मिलियन रह गए। अब 4 मिलियन हमारे सरप्लस फंड है जिसे हम इन्वेस्ट कर देंगे। कितने अरसे के लिए? सर 1 महीना और 15 दिन, क्योंकि 1.5 महीने के बाद आपने दोबारा 17 की पेमेंट करनी है। तो ये 4 मिलियन इन्वेस्ट होंगे सिर्फ 1.5 महीने के लिए। तो 4 मिलियन हमारे पास सरप्लस फंड की इनकम आएगी। सरप्लस फंड की इनकम का रेट था हमारे पास 8% और 1.5 महीने के लिए, तो इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा हमारे पास 40,000। और चूंकि ये इंटरेस्ट इनकम है तो इसे मैं नेगेटिव कर रहा हूं, जो हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस करेगी। अब आपने
4 मिलियन के सरप्लस फंड इन्वेस्ट कर दिए, यहां तक पहुंच गए। 1.5 महीने बाद अब आपको 17 की पेमेंट करनी है, पैसे नहीं है हमारे पास। 17 मिलियन की पेमेंट में से 4 मिलियन तो फंड से कर दिए, बाकी 13 मिलियन शॉर्ट है, तो ये 13 मिलियन मैंने उठाया जनरल बोरिंग से, तो 13 मिलियन की दोबारा जनरल बोरिंग हो गई। कितने अरसे के लिए? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और 15 दिन। तो यहां से यहां तक ये इफेक्टिवली बनते हैं 3 महीने। देखिए आधा महीना ये, 1 महीना ये, 1 महीना ये और 15 दिन ये, तो 3 महीने के लिए हमने 13 मिलियन जनरल बोरिंग से उठाए। तो 13 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12, तो 13 मिलियन इंटू 15% इंटू 3/12 ये आ जाएगा 487,500। फिर इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद आपको दोबारा 8.5 की पेमेंट करनी है। पैसे तो जनरल बोरिंग से इस्तेमाल हो रहे थे, तो 13 की जनरल बोरिंग ऑलरेडी थी, 8.5 की फर्दर पेमेंट की, अब आपका जनरल बोरिंग का बैलेंस हो गया 21.5। कितने अरसे के लिए सर? 15 दिन ये वाले, 1 महीना ये वाला, क्योंकि 1 महीने बाद अभी और पेमेंट करनी है, तो 1.5 महीने के लिए आपका जनरल बोरिंग का बैलेंस हो गया 21.5। तो 21.5 इंटू 15% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 403,125। फिर इसके बाद जनरल बोरिंग का बैलेंस यहां तक हो गया, आधा महीना, 1 महीना, 1.5 महीने तक ये बैलेंस रहा। अब आपने 5 मिलियन और 1.625 की फर्दर पेमेंट करनी है, तो आपका जनरल बोरिंग का बैलेंस बढ़कर हो गया 28.125। कितने अरसे के लिए सर? लास्ट जून के महीने के लिए 28.125। तो 28.125 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 351,563। अब इन सारों को आप नेट करेंगे। देखें, ये स्पेसिफिक बोरिंग की लोन प्रोसेसिंग फी है, ये स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट है, ये स्पेसिफिक बोरिंग के सरप्लस फंड पे इन्वेस्टमेंट इनकम है, और ये सारी जनरल बोरिंग पे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है। तो इन सबको अगर आप नेट करेंगे तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा, दैट इज 4,178,230। 4,178,230 ये हमारे पास आ गया बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इस सवाल में हमसे मांगा किया गया है सर, हमसे सवाल में मांगा गया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एट 30 जून 2016 कि 30 जून 2016 पे 30 जून 2016 पे आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि CWIP कितना है। देखें, जितने बिल आपको कॉन्ट्रैक्टर ने रेज किए ये आपके CWIP का पार्ट बने होंगे, क्योंकि जितना जितना बिल रेज करता जा रहा है उतना उतना काम होता जा रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 30 + 20 + 10 + 15 सर 75 मिलियन। तो 75 मिलियन तो आपके पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई होगी, प्लस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना है 4,178,230। तो हमारा 30 जून 2016 पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा होगा 79,178,230। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 30 जून 2016 पे। तो यहां तक हमारा ये सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं, आपकी चीजें समझ आई होंगी। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।